हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट करिकुलम स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस भी है और इस जो कंसेप्ट को पढ़ेंगे हम एनसीएफ को, इसको अदर यूनिट में भी पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन करिकुलम स्टडीज़ को आगे पढ़ने से पहले इन छोटे छोटे कंसेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। फिर हम इंटरलिंक कर पाएंगे चीज़ों को। मेरी बात समझ रहे हो? इन कंसेप्ट्स को याद रखना है, ध्यान रखना है, और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उनको भी आपको ध्यान रखना है। न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसमें भी कुछ बातें हैं वो भी हमें यहाँ देखनी है, उनसे रिलेटेड जो बातें हैं। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, फिर हम करिकुलम स्टडीज़ के लेक्चर्स को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आराम से सुनना है, शांति से, रिलैक्स होके। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज एनसीएफ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एनसीएफ के बारे में बात करेंगे। और आप एनसीएफ के बारे में यूनिट बाद में भी पढ़ोगे, ठीक है ना। जो यूनिट नंबर 2 है, इसमें भी एनसीएफ के बारे में बात करोगे, लेकिन यहाँ थोड़े अच्छे से जानना जरूरी है। थोड़ा इतना करिकुलम स्टडीज़ का जो अपना यूनिट है, इसमें भी रिलेट करती है चीज़ें, तो जानना जरूरी है। तो एनसीएफ है क्या? इसका फुल फॉर्म तो आप लोगों को याद रखना है, पता भी होगा। दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना। जब हम बात कर रहे हैं करिकुलम की, तो इस यूनिट की, तो यहाँ ये अटैच करना जरूरी है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। और अगर हम बात करें एज पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके तहत एनसीएफ विल बी डेवलप्ड। क्या कितने डेवलप करेगा? 4 एनसीएफ डेवलप होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपको इनसे फुल फॉर्म पूछी जा सके, ठीक है ना। क्या बोला है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके तहत 4 एनसीएफ है वो डेवलप किए जाएंगे। 4 कौन कौन से? एक है एनसीएफ ईसीसीई। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दैट इज एनसीएफ ईसीसीई। इसको याद रखना है और फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और एक सेकंड क्या किया जाएगा? NCFSE। और ये क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। एनसीएफ तो सब में होगा ही होगा, नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो तो होगा ही। 4 एनसीएफ है। पहला कौन सा है? NCFECCE। ये किसके लिए है? अर्ली चाइल्डहुड केयर और के लिए है। और जो SE है वो स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। और NCFTE है वो किस लिए है? टीचर एजुकेशन के लिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। और लास्ट जो 4th है, दैट इज NCFAE। AE क्या है? अडल्ट एजुकेशन। तो क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन। ये 4 हैं वो अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये बोला गया है कि 4 एनसीएफ को क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको अगर हिंदी में भी आप देखोगे तो क्या है? प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या रूपरेखा, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रौढ़ शिक्षा के लिए। और इससे संबंधित जो भी काम कर रहा है वो एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रहा है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद रखोगे? चलो, बहुत बढ़िया, ये बात आपको याद रखनी है। और बेसिकली बहुत सारी चर्चा NCF 2005 के बारे में होती है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये फैक्ट्स हैं और ये बातें हैं, ये जानना भी जरूरी है यहाँ पे। बेसिकली जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, ये एक चौथा 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था जो पब्लिश किया गया 2005 में। याद रखना क्या है? जो NCF पब्लिश हुआ 2005 में वो चौथा था। इससे पहले 1975 में NCF पब्लिश हुआ था। इससे फिर उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2000 में, और इसके बाद 2005 में। आगे की बात जब NCF को डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 2 में, तब हम वहाँ पे बात करेंगे। यहाँ इतना ही जानना जरूरी है, करिकुलम जो यूनिट है अपनी करिकुलम स्टडी, इसमें इतना जानना जरूरी है। तो याद रखना, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो NCF 2005 है, एक तरह से वो चौथा था जो 2005 में पब्लिश हुआ। उससे पहले 1975, 1988 और 2000 में पब्लिश हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इसमें ये क्या है? काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो NCERT है, इसके अंडर सारी बात है। देखो क्या है? द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन द 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश इन 2005। किसके द्वारा?
बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के द्वारा ये क्या हुआ, पब्लिश हुआ। इस बात को ध्यान रखना है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा पब्लिश, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे दे, है ना, UGC लिख दे, ये लिख दे, वो लिख दे, तो आपको कौन कौन करता है इसको पब्लिश, दैट इज NCERT ने पब्लिश किया। ये आपको ध्यान रखना है। और NCERT की फुल फॉर्म तो आपको एकदम रटी हुई होगी, क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम 2005 के बारे में आगे कुछ बात करें, आगे इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन भी बनाया है UGC ने, और उस क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे, क्या है बताएंगे आपको। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 है, ये सर्व एज गाइडलाइन। ये किसके लिए है, क्या करती है, ये किसके लिए गाइडलाइन देती है, सिलेबस के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए एंड टीचिंग प्रैक्टिस फॉर द स्कूल, है ना। स्कूल के लिए क्या क्या, सिलेबस के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए और टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। मैं NCF 2005 की बात कर रहा हूँ, है ना। भारत के स्कूलों के लिए जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं और जो शिक्षण जो प्रथाओं हैं, उनके लिए दिशा निर्देश का काम कर रहा है कौन, NCF 2005। और NCF 2005 हैज बेस्ड इन पॉलिसीज ऑन प्रीवियस गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ऑन एजुकेशन सच एज लर्निंग विदाउट बर्डन एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, 1992 एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहा है जो NCF 2005 है ना, उसने जो अपनी नीतियां हैं उसको कहाँ से, शिक्षा पर जो पिछली सरकार की रिपोर्ट आई, जैसे क्या रिपोर्ट थी कि बिना बोझ सीखना है हमें, है ना। और राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई, आपको पता है पहली राष्ट्रीय एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई वो 68 में आई थी पहली, ठीक है ना, 68 में आई। दूसरी 1986 में आई और इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया था 1992 में। और तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस 2020 में। तो ये कह रहे हैं जो 1986 में और 92 में किया गया है ना, उसी के दिशा निर्देश की वे बात करता है, ठीक है। तो क्या है कि NCF 2005 ने अपनी नीतियों को शिक्षा पर पिछली सरकार की रिपोर्ट जैसे कि बिना बोझ के सीखना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ को फोकस करके समूह चर्चा पर आधारित किया। मतलब इन चीज़ों पे फोकस किया और फिर इस पे क्या लिखा, ग्रुप डिस्कशन की बात हुई। NCF 2005 की मैं बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है और यहाँ से UGC ने क्वेश्चन पूछा भी है, वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखना ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है NCF 2005 proposes 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। जब भी हम करिकुलम का विकास करते हैं, करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं, तो NCF 2005 जो है वो क्या क्या कितनी गाइडलाइन देता है, 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हैं इसके, ये याद रखना है। इन 5 प्रिंसिपल्स को याद रखना है। क्या 5 प्रिंसिपल है NCF 2005 के, यहीं से UGC क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्या है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। यानी कि कोई भी हम करिकुलम डेवलप करें तो पहला प्रिंसिपल आपको क्या ध्यान रखना है कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं वो लाइफ से रिलेट करें आउटसाइड द स्कूल। यानी कि सिर्फ स्कूल के अंदर की बात ना, भी स्कूल के बाहर भी उसको जीवन जीना है बेसिकली। तो कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ऐसा नहीं कि भी हम सिर्फ 4 दीवारी की बातों को ही उसमें शामिल करें, नहीं, हमें इस तरह से प्रिंसिपल को ध्यान रखना है जब भी कोई करिकुलम डेवलपमेंट करें, विकास करें, कि ये समाज में जाएगा, समाज को अच्छे से हैंडल कर पाएगा कि नहीं। आउटसाइड ऑफ द स्कूल की भी बात करेंगे, यानी कि कनेक्टिंग नॉलेज टू इट्स लाइफ आउटसाइड द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल के बाहरी जीवन के लिए भी कनेक्ट करें इसके ज्ञान को। ये पहला प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या रहा है, इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रॉट मेथड। रॉट मेथड कौन सा होता है, जो रटने की बात होती है, कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सिर्फ रटना नहीं है, रटने रटाने तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको दूर ले जाओ, रटने वाले तरीके को, समझ रहे हो। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे, लर्निंग को शिफ्ट अवे कहाँ से दूर कर दो, किससे, फ्रॉम रॉट मेथड, यानी कि रटने वाली जो चीज़ें हैं उसको दूर कर दो। हमें सिर्फ रटने वाले पे बात नहीं करनी है, समझ रहे हो मेरी बात। तो कहाँ हो गया, एक तो आउटसाइड स्कूल की बात हो गई, यानी नॉलेज वहाँ तक का, एक रोट लर्निंग को है या जो रोट मेथड्स होता है उसको हमें एक तरह से अवे करना है। थर्ड कह रहा है इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, है ना। यानी कि क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से आगे निकल जाए। यानी कि जो भी हम पाठ्यक्रम जो भी बना रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं, उसको इतना बना दें कि सिर्फ वो टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रहे, बियॉन्ड टू टेक्स्ट बुक चला जाए। कहने का मतलब वो हर चीज़ का उसको ज्ञान हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो, संपूर्ण विकास हो, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हो। तो इनरिचिंग द करिकुलम, करिकुलम को इतना समृद्ध बनाना है कि टू दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से ऊपर चला जाए। तो ये प्रिंसिपल थर्ड है NCF 2005 का। फिर फोर्थ प्रिंसिपल है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड
इंटीग्रेटिंग दैम विद क्लासरूम लाइफ। क्या कह रहा है, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा जीवन के साथ एकीकृत करना। बेसिकली क्या है, आपको जो भी आप एग्जामिनेशन है वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन देना दिक्कत हो जाएगी। बर्डन से तो हमें दूर ही हटना है ना। आप बहुत रिजिड हो जाओगे तो प्रेशर ले लेते हैं आजकल बच्चे, देखते हो आप किस तरह का जो प्रेशर है मेंटेन नहीं कर पाते। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो हम एग्जामिनेशन है वो बहुत और फ्लेक्सिबल हो, है ना, और चीजों को इंटीग्रेट करें हम कि क्लासरूम लाइफ को अच्छे से। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया बातें हैं सारी। फिफ्थ क्या कह रहा है, नर्चरिंग एन ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। ये कह रहा है कि जो अपना देश है, देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को देखभाल करें अच्छे से, और एक सर्वोपरि पहचान का पोषण करना, यानी कि बेस्ट चीज़ें हमें मिले, सारी चीज़ें अच्छी से निकल के आए, या एकदम बढ़िया वाली चीज़ें हों। तो ये 5 क्या है, एनसीएफ प्रपोज के 5 एनसीएफ 2005 ने प्रपोज किए हैं 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। जब कोई भी हम पाठ्यचर्या विकसित करें, करिकुलम का डेवलपमेंट करें, तो इन 5 गाइडलाइन को मानना है एनसीएफ 2005 के तहत। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब आपसे मैं वो क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा गया इसको देखिए आप। इस तरह का क्वेश्चन है, क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द साइलेंट गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड। ये कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या विकास के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल हैं। एनसीएफ 2005 में क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। पहला है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ये तो हमने पहला पढ़ा ही था कि विद्यालय के बाहर के जीवन से शिक्षा को जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इंश्योरिंग दैट द लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रॉट मेथड। ये भी हमने पढ़ा था कि लर्निंग में रॉट मेथड को हमें दूर करना है, जो रटंत विद्या है उसको हमें दूर करना है, बिल्कुल एक बात। तीसरा, इनरिचिंग करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, यानी कि जो हम हैं वो इतना अच्छा बनाए कि ये पाठ्य पुस्तकों से आगे जाए, यानी कि बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे, ये भी बात सही है। और फोर्थ कह रहा है इंटरफेसिंग विद मेडिकल एंड मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांगता के चिकित्सीय प्रतिमान के साथ इंटरफेसिंग। ऐसी कोई बात एनसीएफ 2005 में इन 5 बातों में नहीं हुई जो अभी हमने पढ़ी, ये काट देते हैं। फोकसिंग ऑन द डोमिनेंट कल्चर, प्रभुत्व की संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना, ऐसा डोमिनेंट कल्चर के बारे में भी इसमें कोई बात नहीं हुई। तो कौन सी बात होगी, ए, बी और सी। तो राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए, बी और सी। तो समझ में आई बात। इस तरह से एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आता है और ये करिकुलम स्टडीज में हमें थोड़ा कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। अब आगे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं, इनको पढ़ना अच्छे से, शांति से समझना ये कहना क्या चाहते हैं। यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कई बार, और डायरेक्ट स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असर्शन रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन बातों को थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, ECCE की बात करूँ मैं तो ये क्या है, ये क्या कह रहा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, किसके लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ECCE, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम एंड पेडागोजी विल लाई विद MHRD टू इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल थ्रू प्राइमरी स्कूल एंड टू इंश्योर ड्यू अटेंशन टू द फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। बहुत प्यार से समझना क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि जो ECCE है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जो जिम्मेदारी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी, ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, फंडामेंटल चीजों पे ध्यान केंद्रित किया जा सके। बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना ये, क्योंकि आपको पता है जब हाँ अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात आती है और एजुकेशन की बात आती है तो बड़ा फोकस्ड रहना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये तो नींव है। समझ में आई ये बात, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये कुछ फैक्ट्स और हैं, इनको भी आपको प्लीज ध्यान रखना है। ये क्या फैक्ट्स हैं, आराम से पढ़ना शांति से। ये कह रहा है द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम विल बी कैरिड आउट जॉइंटली, किसके द्वारा, कैरिड आउट जॉइंटली, किस किस के द्वारा, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, वेरी गुड, बाय द WCD क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बाय द HFW क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
एंड ट्राइबल अफेयर। ठीक है, ए स्पेशल जॉइंट टास्क फोर्स विल बी कॉन्स्टिट्यूट फॉर कंटिन्यूअस गाइडेंस फॉर स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इनटू स्कूल एजुकेशन। क्या कह रहा है ये, बहुत बढ़िया बात। एक तो इनकी फुल फॉर्म और कौन जॉइंटली काम करेगा ये भी बात कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, प्राइमरी की बात कर रहा है, प्रारंभिक की। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन किन किन के द्वारा किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। किन किन के द्वारा, एचआरडी एमएचआरडी के द्वारा, है ना। आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कर दिया है नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके द्वारा, डब्ल्यूसीडी के द्वारा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, HFW के द्वारा यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और ट्राइबल अफेयर के द्वारा। इनके द्वारा प्रारंभिक जो बाल्यावस्था देखभाल है और शिक्षा पाठ्यक्रम की जो आयोजना है और उसका जो क्रियान्वयन करना है, इनके द्वारा जॉइंटली किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण के लिए, इंटीग्रेशन के लिए एवं सतत मार्गदर्शन के लिए, जो कंटिन्यूअस गाइडेंस के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल, जिसको टास्क फोर्स नाम दिया गया है, का गठन किया जाएगा। एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। तो इसका आराम से पढ़ना, बहुत बेहतरीन बातें हैं, बहुत शानदार बातें हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। ठीक है, चलो आगे। अब ये कुछ बात है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लिखी हुई है। आपको पता है 10+2 का कंसेप्ट हटा दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। आपको पता है कंसेप्ट को अलग कर दिया, 5+3+3+4 का हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ वोकेशनल एजुकेशन की भी बात हुई है, तो वो बात करनी है हमें, क्योंकि करिकुलम जो डिजाइन है, करिकुलम डेवलपमेंट है और करिकुलम स्टडीज है, यहाँ से रिलेट करती है चीज़ें, तो ये हमें फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसमें क्या कहा है कि एवरी स्टूडेंट विल टेक ए फन कोर्स ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8। याद रखना, यहीं से 6 से शुरू हो जाएगा। कहां से शुरू होगा पूछा जा सकता है, वोकेशनल 6 to 8 दैट गिव ए सर्वे एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ए सैम्पलिंग ऑफ इंपॉर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट्स सच एज कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पोएट्री मेकिंग एटसेट्रा एज डिसाइडेड बाय स्टेट्स एंड लोकल कम्युनिटीज एंड एज मैप्ड बाय लोकल स्किल्स नीड्स। क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया बातें कह रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड 6 और 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए और स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार आनंददायी कोर्स करेगा। इसको बर्डन नहीं डालना है, इसको फन कोर्स है ये। ठीक है ना, जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे कि बढ़ाईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण आदि का जायजा देगा और हाथों से काम करने का अनुभव प्रदान करेगा। तो ये कहाँ से शुरू है, 6 से, ग्रेड 6 से। ये आपको ध्यान रखना है। वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक एक तरह से शिक्षा, उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए बात की गई है। तो ये किस में बात की गई है, ये जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020। क्योंकि बोला गया कि जब भी हम करिकुलम डिजाइन करें, करिकुलम डेवलपमेंट करें, करिकुलम स्टडीज की बात करें, तो इसको करना है, इसको ध्यान रखना है कि हर एक स्टूडेंट क्या करेगा, एक फन कोर्स नाम दिया है, इसको करेगा, वोकेशनल करेगा, क्लास 6 ग्रेड 6 से। कहाँ से, ग्रेड 6 से, जिसमें उसको अकॉर्डिंग टू उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वहां तक वो कर लेगा, कैसा कौन से फील्ड में उसको जाना है। ठीक है, चलो उसके बाद ये भी आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है और आगे की क्लासेस के लिए भी बात क्या है थोड़ा सा समझना। क्या है, ये भी जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके तहत मैं बात कर रहा हूँ। क्या है, ए प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम फॉर ग्रेड 6 to 8 विल बी एप्रोप्रिएटली डिजाइंड बाय NCERT। ठीक है, विल फ्रेमिंग द NCFSE यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-21। क्या कह रहा है, ग्रेड 6 से 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम को NCFSE 2020-21 को तैयार करते हुए NCERT द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैंने बात की थी ना कि
नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसमें 4 NCF बनाने की बात हुई थी, तो उसमें से यही वही है NCFSC, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-21, ठीक है ना। तो आगे क्या कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन ए 10 days, ये भी ध्यान रखना, 10 days बैगलेस पीरियड सम टाइम ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8 where they intern with local vocational expert such as carpenters, gardeners, potters, artists, etc. क्या कह रहा है ये, देखो कितनी अच्छी बात है कि कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी 10 दिन के लिए बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे, यानी कि उस दिन उसको बैग नहीं ले जाना है ना, वो वजन घर छोड़ के जाना है, भाग लेंगे जब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। आप बैग नहीं लेके जाना, कितने दिन, 10 दिन, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि ऑल स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन ए 10 day बैगलेस पीरियड। ये आपको क्या पता दिन ही पूछ ले कितने दिन की बात है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो याद रखना। और आगे क्या है, आगे देखना बड़ी क्लासों के लिए क्या किया गया है, समझना। सिमिलर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू लर्न वोकेशनल सब्जेक्ट मे बी मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट थ्रू आउट ग्रेड 6 to 12 इंक्लूडिंग हॉलीडे पीरियड्स, ठीक है। वोकेशनल कोर्स थ्रू ऑनलाइन मोड विल बी ऑल्सो अवेलेबल, इनको भी ऑनलाइन भी दिया जाएगा। आगे क्या बात की गई है, देखो 6 से 8 में अब कहाँ तक आ रहा है, 12 तक आ रहा है, 12वीं तक। क्या कह रहा है, देखो इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक छुट्टियों के दौरान भी विभिन्न व्यावसायिक विषय समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम में भी व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं, यानी कि जो वोकेशनल एजुकेशन है या वोकेशनल कोर्स है वो ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल बनाए जा सकते हैं। ये बात है। तो ये कुछ बातें समझ में आई कि इस यूनिट में ये कॉन्सेप्ट्स क्यों शामिल करने हैं, क्योंकि जब करिकुलम की बात हो रही है, करिकुलम स्टडीज़ की बात हो रही है, तो हर एक वहाँ पे जहाँ पे करिकुलम को डेवलप करने के लिए बात करेंगे तो इन चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। और इन कंसेप्ट्स को, इन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखना और इंपॉर्टेंट बातों को, फुल फॉर्म को लिख लेना, जो फैक्ट्स हैं उनको लिख लेना, जिससे शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएँ। और रिविज़न करे बिना सिलेक्शन नहीं होगा, बार बार रिविज़न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और आप लोग हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को हमेशा शांत रखें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना ले। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आराम से धैर्य बनाए रखिए, चीज़ों को कनेक्ट करते रहिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करें। जितना ज़्यादा कंसेप्ट्स को समझोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। बिना कंसेप्ट समझे कुछ भी नहीं होने वाला फ्रेंड्स। आपको हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ, कंसेप्ट समझिए, चित्त शांत रखिए और चीज़ों को एनालाइज करिए। सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी है, ये नहीं कि देख रहे हैं और सेल्फ एनालिसिस कर ही नहीं रहे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।